Good morning, students, and welcome to all of you in HMB Chemistry classes. हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर 12 और आज इसमें हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अगर दो लिक्विड लेते हैं, वोलाटाइल लिक्विड, वाष्पशील लिक्विड, तो दोनों लिक्विड को मिला देने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसके वेपर प्रेशर के बारे में आज देखेंगे। थोड़ा सा यहां समझिए। सपोज करिए यहां पर एक कंटेनर हम लेते हैं, इसमें कोई लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड, जिसका वेपर प्रेशर है P1 स्टैंडर्ड। दूसरा लिक्विड लेते हैं, सेकेंड कंपोनेंट मान लिया, और इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है P2 स्टैंडर्ड। तो दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग लिक्विड लिया गया, दोनों प्योर है, दोनों वोलाटाइल है, वाष्पशील है। अब इस दोनों को एक तीसरे कंटेनर में मिला देते हैं। तो इस दोनों को जब आप मिला देंगे, सपोज दिस इज थर्ड कंटेनर, दोनों लिक्विड को मिला दिया, क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना दो लिक्विड से, एक कंपोनेंट 1 दूसरा कंपोनेंट 2, तो ये पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ये हमने मान लिया P टोटल। इसमें दो कंपोनेंट है, कौन कौन? 1 और 2, दो लिक्विड मिला हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट का इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर P1, सेकेंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर P2, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन X1, सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन X2। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे रॉल्ट्स लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन का। इसी बात को अब आप यहां समझिए। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना हो। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें दो वोलाटाइल लिक्विड है, दो वाष्पशील लिक्विड है, जिसमें मान लिया एक कंपोनेंट फर्स्ट और दूसरा कंपोनेंट सेकेंड। टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल, किसी क्लोज्ड वेसल में रखा गया। चूंकि जब क्लोज्ड रहेगा तभी आप इसके वेपर प्रेशर को समझ सकते हैं। क्लोज्ड वेसल रहेगा तब ये इवापोरेशन और कंडेंसेशन होगा। When both the component evaporate, जब दोनों कंपोनेंट को इवापोरेट किया जाता है, there becomes a dynamic equilibrium between vapor phase and liquid phase। अब जब यह क्लोज कंटेनर है, जब आप इसे हीट करेंगे इवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, फिर वह वेपर लिक्विड में कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होगा। तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच। लेट मान लेते हैं टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन जब दोनों लिक्विड को मिला दिया तब ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मान लिया P टोटल। एंड P1 and P2 are the partial vapor pressure of the component 1 and 2। इस सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर P1, सेकेंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर P2 मान लिया रेस्पेक्टिवली। These vapor pressure are related with the mole fraction X1 and X2 respectively। सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन X1, सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन X2 मान लिया। नाउ फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, अब यह नियम कहता है
which states that for a solution of volatile liquid, वैसा सॉल्यूशन जो volatile liquid से बना होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के, प्रत्येक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का। इसीलिए फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, फॉर कंपोनेंट फर्स्ट, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1 और P1 इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड इंटू X1। P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इन सॉल्यूशन। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इन सॉल्यूशन। एंड P1 स्टैंडर्ड क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड फर्स्ट कंपोनेंट। वेयर, जहां पर P1 standard is the vapor pressure of pure component 1 at the same temperature. इसी तरह से for component 2, second component के लिए P2 directly proportional X2 और P2 is equal to P2 standard into X2। P2 standard constant का काम किया, P2 standard, this is the vapor pressure of pure component 2 at the same temperature। अब इसी पर हम लोग अप्लाई करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आपने 11th में पढ़ा था। कैसे, अभी देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर वेपर फेज में इन द कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के प्रत्येक कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम योगफल के बराबर होता है पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। इसीलिए P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। और अभी अभी आपने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन में P1 इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड इंटू X1 और सेकेंड इक्वेशन में पढ़ा P2 इक्वल टू P2 स्टैंडर्ड इंटू X2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। P1 स्टैंडर्ड X1 के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस X2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन में आप पढ़े थे X1 प्लस X2 इक्वल टू 1, इसीलिए X1 इक्वल टू X2 उधर ले जाइए 1 माइनस X2। तो X1 इक्वल टू 1 माइनस X2, इसीलिए X1 के जगह पे लिखा 1 माइनस X2 प्लस P2 स्टैंडर्ड इंटू X2। मल्टीप्लाई कर दीजिए P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 स्टैंडर्ड इंटू X2 प्लस P2 स्टैंडर्ड इंटू X2। अब इस दोनों में से आप X2 कॉमन ले लीजिए, P1 स्टैंडर्ड प्लस P2 स्टैंडर्ड माइनस P1 स्टैंडर्ड इंटू X2। तो इस तरह से P टोटल इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड प्लस P2 स्टैंडर्ड माइनस P1 स्टैंडर्ड इंटू X2। ये फाइनल इक्वेशन P टोटल का। अब इस इक्वेशन से फॉलोइंग कंक्लूजन प्राप्त किया जा सकता है, निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वह रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। सेकेंड, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर वैरी करता है लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ। और थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, 1 और 2 का जो वेपर प्रेशर है
प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर P1 स्टैंडर्ड P2 स्टैंडर्ड के आधार पर जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वह डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट। अब इसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के आधार पर समझ सकते हैं। P1 P2 X1 और X2 के बीच जब अगर ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे इसे और क्लियर हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए यहां एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ए प्लॉट ऑफ P1 एंड P2 वर्सेज मोल फ्रैक्शन X1 एंड X2 फॉर ए सॉल्यूशन गिव्स ए लीनियर प्लॉट एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। यहां एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिया, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर को रखा, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पर रखा। P1 स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड फर्स्ट कंपोनेंट, P2 स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सेकेंड कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट का 1 से 0 डिक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 इंक्रीज हुआ, सेकेंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। एंड दिस इंडिकेट्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज P1 प्लस P2। मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 स्टैंडर्ड। P1 स्टैंडर्ड इंडिकेट करता है P टोटल का मिनिमम वैल्यू, जबकि P2 स्टैंडर्ड इंडिकेट करता है P टोटल का मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 स्टैंडर्ड and maximum value of P total is P2 standard, assuming that component 1 is less volatile than component 2। फर्स्ट कंपोनेंट लेस volatile कम वाष्पशील होता है सेकेंड कंपोनेंट से। अब अगर यहां मान लें Y1 एंड Y2 ये दोनों मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का क्रमशः इन वेपर फेज, देन यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P1 इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल एंड P2 इक्वल टू P2 स्टैंडर्ड इंटू P टोटल। तो ये था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। नेक्स्ट डे हम लोग कल देखेंगे हेनरीज लॉ और रॉल्ट्स लॉ, दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरह से रॉल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड सॉल्यूट का। तो कल इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको एक बार फिर से आप पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और खूब मन लगा के पढ़िए।